आप लोगों के पास 2011 का पेपर है क्या बुक में? आप निकालें जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स का चैप्टर निकालें अपनी नई बुक में और मुझे बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, जरा लिखवाइए मुझे। आवाज आ रही है? बैड डेट्स के ईयर लिखवाइए और कितने सवाल हैं, कितने सवाल हैं टोटल आपके पास बुक में, जल्दी से बताओ। सर 6 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल का ईयर बताओ पूरा। नवंबर 2011। पूरा बताओ, नवंबर 2011। P21। क्वेश्चन क्वेश्चन 2। नंबर 2। ठीक है, दूसरा बताओ। मई 2015। मई मई 2015। 2015। P21। वेरिएंट 21। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। मई फिर उसके बाद 2015। मई 2015। जी। P22। P22। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। नवंबर 2015। नवंबर 2015। जी। P23। P23। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1। और बोलो। नवंबर 2017। नवंबर 2017। P22। P22। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। और अब ये लास्ट लास्ट। है मई 2019। हम्म। P22। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर। जी। सही है, अब आप 2011 निकाल लो, जो पहला सवाल आपने बोला है। नवंबर 2011 वेरिएंट 21 क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो। सही है, देखेंगे क्लिक्स लिमिटेड है ना। जी सर। ये क्लिक्स लिमिटेड जो है, इसका सवाल मैं आपको अभी समझा देता हूं पहले। देखिए भाई, दो चीजें हैं। आपका एक अकाउंट होता है बैड डेट्स। वैसे तो ये सब चीजें आपको पहले से पता है, जो लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। बैड डेट्स जो है वो कंफर्म एक्सपेंस होता है, यानी कि लॉस। कंफर्म है कि आपके ये पैसे अब नहीं मिलेंगे इस साल, या हो सकता है कि बैड डेट्स रिकवर्ड भी हो जाए बाद में, लेकिन बैड डेट्स का मतलब है डायरेक्टली एक्सपेंसेस। और इसीलिए इसको एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि इनकम के साथ मैच करके हम रिकॉर्ड कर सकें। और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एस्टिमेटेड होता है, एक्सपेक्टेड कि भाई हो गया, एस्टिमेटेड लॉस, इसलिए इसके ऊपर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अच्छा, अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर रिटर्न ऑफ हो जाए, कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ हो जाए, तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं है। तो उसकी डबल एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। कस्टमर अकाउंट
क्रेडिट। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर अगर रिटर्न ऑफ हो जाए तो उसकी एंट्री जो है वो क्या होती है। इसी तरीके से कोई कस्टमर जो है वो पैसा ले आए, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए, हमारे पास पैसे आ जाए हमारे पास, तो उसकी एंट्री क्या होती है। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा क्रेडिट हो जाता है और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाता है बैंक के अगेंस्ट में। इसके दो बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जो कस्टमर से पैसे लेना थे वो पैसे आप डूब गए थे, वो फॉर्चुनेटली आपको ये पैसे वापस मिल गए। तो बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट बैड डेट्स के अकाउंट से बिल्कुल मुख्तलिफ चला जाता है। बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट जो है वो इनकम होता है और बैड डेट्स का अकाउंट जो है वो एक्सपेंस होता है। तो जो बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट है उसके अंदर आप जो एंट्री करते हैं वो ये करते हैं कि बैंक डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। बैंक के अकाउंट में ये पैसे आ जाते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है। तो ये ज़रा आपको ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पता ही है आपको कि अगर आपका एक तो होता है ना बैड डेट्स एक्सपेंस अलाउ, और खैर इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जो आप रिकॉर्ड करते हैं कि भाई आपका टोटल जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आपको पता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज दैट आपका $500 है, तो अब आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन आपको निकालना है, वो आपने निकाला 900। ये निकालेंगे आप, ये हमने कैलकुलेट किया। अभी मैं ये कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको। तो अब 500 का मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको साल के शुरू में आपके पैसे जो डूब जाएंगे, नहीं मिलेंगे, वो 500 हैं। साल के आखिर में वो एक्सपेक्टेशन 500 से बढ़कर 900 हो गई। इस मीन कि आपका बैड डेट्स ज़्यादा पैसा डूबेगा, लॉस ज़्यादा है आपका। तो वो जो 400 की फिगर आ रही है डिफरेंस में, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहाँ रिकॉर्ड होगी और वो एक्सपेंसेस में चली जाएगी। लॉस है एक्सपेंसिव, और इसके वाइस वर्सा होगा तो वो डिक्रीज इनकम बन जाएगी आपकी। तो ये चीज़ें आपको इनकम स्टेटमेंट के वक्त मैंने बताई भी थी। अच्छा, अब एक चीज़ होती है एजिंग ट्रेड रिसीवेबल। एजिंग का मतलब होता है कि आप एनालाइज कर लेते हैं कि भाई 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपने जो अमाउंट है जो कस्टमर नहीं देगा, उसके पैसे डूबने के चांसेस जो हैं वो 15% हैं। 3 से 4 महीने की जो कैटेगरी में आ रहा है पैसे दिए हुए उधार, उसके पैसे डूबने के चांसेस 25% हैं। 4 महीने से 5 महीने में जो आता है उसके पैसे डूबने के चांसेस 50% हैं। और 5 मंथ या ऊपर हो गए हैं तो उसके पैसे डूबने के चांसेस जो हैं वो 80% हैं। तो ये परसेंटेज आप अलग अलग एनालाइज कर लेते हैं एज वाइज कि यार कस्टमर को पैसे दिए हुए कितना ज़्यादा अरसे हो गए। जितना ज़्यादा अरसा कस्टमर को पैसे दिए हुए होते चले जाते हैं, उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है कि यार अब ये पैसे डूबने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एजिंग अकाउंट रिसीवेबल या एजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो अब इस तरह का सवाल है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वो ये है। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा, यही वाला जो आपको बताया गया है। यानी कि आपका पहला सवाल बुक का, नवंबर 2011 वेरिएंट 21, क्वेश्चन नंबर 2। Clicks Limited's bookkeeper reported the following details about the firm's outstanding trade receivable at third outstanding trade मतलब अभी मिलना है वैसे at 31st December 2010। अब आपके आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल में वो कह रहा है कि 16,800 का अमाउंट वो है जो कि अप टू 30 डेज हो चुके हैं उसके, यानी कि वो 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 12,600 का अमाउंट वो है जिसको 31 to 60 डेज हुए हैं।
और 7,100 का अमाउंट वो है जिसको 61 to 90 डेज हो चुके हैं, और 1,300 का अमाउंट वो है जिसको अबव 90 डेज हो चुके हैं पैसे दिए हुए। तो जितने ज्यादा दिन जिसको हो चुके होंगे उसके पैसे डूबने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो चुके होंगे। तो ये आमतौर पे आप पहले पढ़ते थे, एक परसेंटेज होती थी कि भाई इतने परसेंट एक्सपेक्टेशन है। तो अब वो बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के लिए आपको अलग अलग एजिंग दी हुई होगी, और नीचे लिखा हुआ है कि जो भी अप टू 30 डेज की कैटेगरी में आता है उसके पैसे डूबने के चांसेस 1% है। जो 31 to 60 डेज की कैटेगरी में आता है उसके पैसे डूबने के चांसेस 2% है। जो 60 to 90 डेज की कैटेगरी में आता है उसके पैसे डूबने के चांसेस 3% है, और जो 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं उसके पैसे डूबने के चांसेस 10% है। अब जरा सुनिएगा नीचे वाला पैराग्राफ, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज मेंटेन, दिस हैड बैलेंस ऑफ $800 ऑन 1 जनवरी 2010। मतलब कहने का क्या हुआ कि मैंने आपको कहा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जैसे ये है ना, तो ये समझ लो ये 800 दिया हुआ है आपको, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपको ये वाली फिगर मालूम करनी है। तो वो कहता है कि 800, द बेड डेट्स रिटर्न ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 अमाउंटेड टू $1420। वो कह रहा है उसमें से बेड डेट्स जो है वो रिटर्न ऑफ हुआ है दिसंबर 31 2009 को 1420। और इसमें क्या कह रहा है आगे, डेबी अ कस्टमर हु ओड, ये सुनना जरा गौर से, डेबी अ कस्टमर हु ओड द कंपनी $700 has recently been declared bankrupt, insolvent भी कहते हैं इसको. The amount had been included in the details above outstanding for 61 to 90 days. आप जाएंगे ऊपर देखें 61 to 90 days में 7,100 जो कस्टमर के पैसे लिखे हुए हैं उसमें आपने कंफर्म कर लिया कि 700 डेबी कस्टमर था, उससे लेना थे जो अब नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं मिलेंगे तो वो बैड डेट्स में चला जाएगा। तो लिहाजा हम जब एनालाइज करेंगे तो 61 टू 90 डेज की कैटेगरी में जो 7,100 है उसमें से माइनस कर देंगे 700 और वो डायरेक्टली बैड डेट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा। Has recently been declared bankrupt. This amount had been included in the details above outstanding 61 to 90 days. It has been decided to write off the debts immediately. अब वो कहता है आपसे कि on 2nd October 2010, Harvey, a credit customer, ceased trading and Clicks Limited received payment of 0.25 in the dollar in final settlement of the debt of $600। वो कहता है कि एक कस्टमर था हॉर्वे, 2010 अक्टूबर 10 को वो क्रेडिट कस्टमर था, उसका जो है अकाउंट सीज हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन आपको सिर्फ उसमें से कितने मिल पाए 0.25। इसका मतलब है बाकी पैसे 0.75 आपके क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। तो इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ डेट 600, द रिमाइंडर हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, एक बैड डेट्स में चला गया। अदर बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 टोटल $350। और भी मुख्तलिफ कस्टमर्स जो छोटे मोटे थे उनके पैसे डूब गए 350, तो वो भी बैड डेट्स में जाएगा। दीज हैड बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हेन ड्राइंग अप द लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अबव। जो आपके ऊपर कस्टमर्स हैं उसमें से ही पैसे आपको डूबे। अब 6 मार्क्स का क्या कह रहा है वो, बहुत आसान सी बात है। कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी प्रोवाइडेड एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 31 दिसंबर 2010, शो योर वर्किंग। यानी कि वो आपसे कहता है कि ये अमाउंट आप जो 900 जैसे मैंने अपने पास लिख दिया था कैरेट डाउन, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर एजिंग अकाउंट से आप करके दिखाइए। तो वो हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जब आप ये निकालते थे ओ लेवल में भी,
तो वो कहता था कि ट्रेड रिसीवेबल फर्स्ट करें 10,000 का है या 12,000 का है, और उसमें एक कस्टमर पैसा डूब गया था तो आप माइनस कर दिया करते थे, ये आ जाता करता था 10,000। फिर वो कहता था कि 10,000 का जो है वो, बल्कि ये 3,000 कर लेते हैं, तो ये आ गया 9,000। फिर वो कहता था कि 10% इसका जो है ना वो आपको नहीं मिल पाएगा, तो 90,000 का 10% 900 हम इस तरह निकालते थे। तो ये कैसे निकालते थे हम, जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता था उसमें से बैड डेट्स माइनस करते थे, जो अमाउंट आता था उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते थे। अब आपको अलग अलग परसेंटेज दी हुई हैं, तो आपने इसका बैलेंस कैरेट डाउन का अमाउंट निकालना है। तो बैलेंस कैरेट डाउन का अमाउंट कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, कैलकुलेशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 31 दिसंबर 2000, जो भी डेट है आप वो लिख देंगे इसके अंदर। अब आपने क्या करना है भाई, जो भी आपका अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एस्टिमेटेड रेट जो आपको सवाल में दिए होंगे, तो आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैरेट डाउन आ जाएगा अलग अलग। तो पहला तो था आपके पास कि आपने कस्टमर से लेना थे 16,100, सॉरी 16,800। 16,800 जो है उसका बहुत आसानी से रेट सवाल में दिया हुआ है 1%। तो 16,000 का 800 का 1%, एक दो जीरो जीरो हटा देंगे आप, 168 आ जाएगा। तो ये आपके पास कैरेट डाउन वैल्यू आ जाएगी एक। दूसरा था 12,600, वो किस कैटेगरी में आ रहा था, कैटेगरी देखना पड़ेगी आपको। 12,600 जो आ रहा था वो 2% की कैटेगरी में आ रहा है, तो आपने 2% निकाला, वो कितना आ रहा है 12,600 का 2% निकाल के दो यार जल्दी से ज़रा। 252। 252। इसी तरह जो है, अब आ जाओ ज़रा तीसरा वाला। अब तीसरे वाले में आपको याद है कि उसने कहा था कि 7,161 टू 90 डेज की कैटेगरी में थी, उसमें से 700 जो थे वो बैड डेट्स में चले गए थे। तो 7,100 में से 700 माइनस करो, क्या आएगा 6,400, है ना। जी। इस 6,400 को 3% की कैटेगरी में आता है ये। 6,400 का 3% निकालो, 192, ये आया ना। फिर नंबर 4 में आप आखिरी कैटेगरी थी अब 90 डेज में, वो कितने थे 1,300 सीधा सीधा, और उसके पैसे डूबने के चांसेस आपके थे कितने 10%, तो ये आ जाएगा 130। अब बस ये तीन 1 2 3 4 परसेंटेज दी हुई थी, बस इन 4% को आपने टोटल करना था। तो ये आपका जो टोटल आएगा ये क्या कहलाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैरेट डाउन। पहले एक आता था, अब 4, कितनी आ रही है जल्दी से बताओ। 8, 742, ये 742 आ गया। तो अब ये इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई कि उसने कहा कि ये 742। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए सवाल। अब उसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा है आपसे रिक्वायरमेंट में उसने कहा है ये 6 मार्क्स आपके पूरे हो गए इसी बात के। अब ये थी रिक्वायरमेंट ए। अब रिक्वायरमेंट बी में देखें क्या कह रहा है, कह रहा है
Prepare the following ledger account for the year ended 31st December 2010, showing the closing entry to the final account at the end of the year. अब आपको 3 अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स एक्सपेंस और हॉरवे यानी कि कस्टमर का अकाउंट। तो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी जो मैंने बताया बिल्कुल उस तरह बनेगा। तो ये है रिक्वायरमेंट B1। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 सवाल में दिया हुआ था, पहले से सवाल में दिया हुआ था, और बैलेंस कैरेट डाउन आपने निकाल लिया। ये डेट दी हुई है तो डेट लिखना जरूरी होता है। ये आ गया December 31st। बैलेंस कैरेट डाउन आपने निकाला 742। अब देखें पहले के मुकाबले में आपका बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो कितना हो गया। आपके पैसे डूबने के चांसेस 800 थे, लेकिन साल के आखिर पैसे डूबने के चांसेस कम हो गए तो डिक्रीज हो गया, मीन आपको फायदा हो गया। तो 800 माइनस 742, तो 42 और 8 50, ये आ जाएंगे 58। तो ये 58 जो है वो December 31st को आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, और ये आपका प्रॉफिट है। तो आप बेशक लिखना चाहें प्रॉफिट लिख दें ताकि याद रहे कि ये इस तरह आया था। तो आपका ये अकाउंट बन गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बहुत आसान था। अब आ जाएं आप जो सर ये बैलेंस पीडी कहाँ दिया हुआ था 800? सवाल में दिया हुआ है बेटा, सर मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा, हम नहीं। ढूंढ दें। वो जो ग्राफ के नीचे दिया हुआ है 800। बेटा रिक्वायरमेंट नंबर A3 जहां लिखा है उसके नीचे पहली लाइन में लिखा हुआ है 8000 है वो तो। 800 लिखा तो है। अभी तो अच्छा, मैंने सही मिल बताया गया, था कि मिल गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है मिल गया। पहली लाइन। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज मेंटेन दिस हैड बैलेंस ऑफ $800 ऑन 1st जनवरी। इतना बड़ा बड़ा तो लिखा है, घर आके बताएगा क्या वो अब है भाई? नहीं नहीं, मिल गया। शुक्र है मिल गया, अल्लाह का शुक्र। ना मैं अभी मस्जिद में ऐलान करवाता। अब ये गौर से सुनना जरा, बैड डेट्स टोटल इनकम स्टेटमेंट में कितने अमाउंट जाएंगे, हमेशा डेबिट होते हैं बैड डेट्स में। तो बैड डेट्स में आपने जो सवाल में जाना है वो कौन कौन से बैड डेट्स हुए हैं आपके, वो आपने गौर से अकाउंट बनाने। एक तो आपका पहले सवाल में जाइए और देखिए कौन सा कस्टमर सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले आपको खुशखबरी मिली थी कौन से अकाउंट की, कौन से अकाउंट की खुशखबरी मिली थी कि आपका डूब गया? सर अब आप डेबी। सवाल पढ़ लें जरा। डेबी, जो डेबी कस्टमर था आपका वो भाई वो पैसे आपके लेके इन्ना लिल्ला कर दिए थे उन्होंने। तो डेबी ये थे $700, सवाल में लिखा हुआ है, नजर आ गया अब्दुल्ला मकसूद 700। डेबी अ कस्टमर who owed the company $700 has recently been declared bankrupt। जी सर। अच्छा जी, और क्या है भाई? डेबी या कस्टमर हो गया था। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? दिस अमाउंट हैड बीन इंक्लूड इन द डिटेल्स अबव आउटस्टैंडिंग 61 to 90 डेज, वो हमने कर लिया था। अच्छा जी, इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैड डेट इन। आगे चलते हैं, आगे पैराग्राफ में कह रहा है ऑन 2 अक्टूबर 2010 हॉर्वे अ क्रेडिट कस्टमर सीज ट्रेडिंग। ओके, तो 600 का $600 लेना थे, इसका 0.75 निकाल लो जरा, कितना आ रहा है? $600 का 0.25 यानी कि 25% मिल गया था और 75% डूब गया था। कितना आ रहा है? 450। 450। तो ये 450 भी
और वे साहब का रिटर्न ऑफ हो गया। अच्छा मैं इसकी एंट्री बता दूं, अगर वो कह देता है कि एंट्री बनाइए कि हॉरवे से जो पैसे मिल गए उसकी एंट्री क्या होगी, तो आप लिखेंगे बैंक डेबिट 150 हो गया ना, 150, और बैड डेट्स डेबिट 450। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पता नहीं आगे पूछा नहीं पूछा उसने, नॉलेज के लिए बताया। ये एंट्री होगी अगर वो डबल एंट्री पूछता है। 12। इसके बाद आपका कोई पैसा और डूबा है तो आगे पढ़ते हैं भाई। द रिमाइंडर हैड बीन रिटन ऑफ इन द बैड डेट्स, उसके बाद क्या है, अदर बैड डेट्स रिटन ऑफ 350। अदर बैड डेट्स भी रिटर्न ऑफ हुए हैं आपके 350 के, मतलब कुछ और अदर कस्टमर्स या रिसीवेबल्स थे। ये आपके सारे हो गए बैड डेट्स। इनको प्लस करेंगे जरा, प्लस करें इसको, 700 400 1100 कितना आ रहा है, 1500। 1500। क्योंकि उसने कहा है कि जो भी फाइनल अकाउंट में जाने वाले अकाउंट हैं जो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं वो हमेशा क्लोज हो जाते हैं। तो कोई भी इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट अब आप बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, उसको क्लोज करेंगे अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट। कभी भी क्लोज बैलेंस शीट का अकाउंट बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन होगा। अगर उसने किसी अकाउंट को बनाने को कहा है और उसने कहा है कि साथ साथ क्लोज भी करें जो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब पूछना चाह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला है। उसको कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे बल्कि उसको सारा इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट में क्लोज करेंगे। तो ये था नंबर 2, B2 शायद, B2। B3 में क्या कहा उसने, B3 में उसने अभी जो मैं बात हुई थी वही पूरा आ गया। और वे रैबिट का अकाउंट बना दीजिए आप। अब तो ये मैंने बना के भी दिखा दिया आपको, अब आप खुद बना लेंगे, बना देता हूँ वैसे चलें। अब हॉरवे का अकाउंट बनाया आपने। अब हॉरवे से आपको पैसे लेना थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन $600। अब उसमें से आपने पैसे मिल गए आपको $150 और बाकी पैसे आपके डूब गए, बैड डेट्स वो आ गए 450। इस तरह ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये तो आसान सी बात थी, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं उसने क्या कहा है, पूछा रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट B123 हो गया। C, प्रीपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर। तो बहुत आसान सा है, मैं हमेशा बताता रहा हूँ लेक्चर में कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं December 31, 2010 एक्सट्रैक्टेड, तो उसमें ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग लिखेंगे आप, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग लिखेंगे आप। ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग आपका कितना है, ये आपने लिखने के बाद उसमें से माइनस कर देना है कि जो भी अमाउंट है, बैलेंस कैरेट डाउन जो आपने निकाला था, तो बैलेंस कैरेट डाउन आपने कितना निकाला था वो निकले, और आपका ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना आएगा, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, ये रहा 16,800, 12,600, 6,400, 1,300। इन सबको प्लस कर लें आप, जरा जल्दी से करके बताओ। 16,800, 12,600, 6,400 एंड 1,300, इन सबको आप टोटल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल ट्रेड रिसीवेबल। उधर सर जी एक बात पूछनी है। बोलिए बोलिए। सर ये मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि इन चारों को ऐड क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हमने ये अलग अलग अपने कस्टमर्स को चीज़ बेची हुई है। हमने कस्टमर से ये पैसे भी लेना है, ये भी लेना है, और ये भी लेना है, और ये भी लेना है। हमने बस कैटेगरी कर ली थी। टोटल ट्रेड रिसीवेबल यही है। इसमें से 16,800 वो कस्टमर थे जिनको पैसे दिए हुए अभी 30 डेज हुए हैं। इसमें से 12,600 के वो कस्टमर थे जिनको 31 to 60 डेज हुए हैं, और 6,400 के वो कस्टमर थे जिनको 61 to 90 डेज हुए हैं, और 1,300 के वो कस्टमर थे जिनको 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन हैं तो सारे कस्टमर, टोटल पैसे तो हमें लेना है, इसलिए। सही है, ठीक है, समझ गया।
कितना आ रहा है टोटल तो बता दो अब। 37,100। 37,100 आपने यहाँ लिखा करंट एसेट्स के नाम से, और उसमें से माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैरेट डाउन जो आपने निकाला था। $742। ये लो, ये क्या हुआ? हेलो, चलिए हेलो, आ रहा है आपके पास बोर्ड पे? नहीं नहीं सर, सर। स्क्रीन नहीं क्लियर हो रही। अच्छा अच्छा, अभी आ गई? जी सर आ गई। ये तो 742 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे जो हमने कैरेट डाउन निकाला था। $37,100 माइनस 742, जो भी आए वो लिख लेना। फिर उसके बाद 36358। 36 36 358। 35, ये आपका नेट रिजल्ट आ गया। अब अगर वो आपसे कहता है रिक्वायरमेंट नेक्स्ट में, क्या कह रहा है भाई? रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है, रिक्वायरमेंट कौन सी थी ये जो मैंने अभी कराई है? एक्सट्रैक्टेड सी थी ये, तो रिक्वायरमेंट सी थी ये। अब D1 से पहले कह रहा है क्लिक्स लिमिटेड डायरेक्टर, क्लिक्स लिमिटेड्स डायरेक्टर्स आर reviewing the existing policy for calculating the provision for doubtful debts. They are considering applying a 4% rate to all debts as the basis of for calculation. यानी कि वही पुराने तरीके से आप सारे कस्टमर को एक करके और उसका एज कर दें 1-4%। तो required D1 calculate the effect of the change of this change on the previous of the provision for doubtful debts। अब आप बताएं, तो सीधा सीधा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4% निकाल लेंगे हम। अब जो भी ट्रेड रिसीव आप निकाला उसका 4% निकाल लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस करके डिफरेंस आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 2 में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस चेंज वुड इफेक्ट द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखेंगे कि भाई अब जो अगर ज़्यादा हो गया है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ट्रेड रिसीव कम हो जाएगा और ट्रेड रिसीव बढ़ जाएगा, ये बैलेंस शीट पर आएगा। एक्सप्लेन वाई दिस चेंज माइट बी नेसेसरी, क्यों ये चेंज जो है ज़रूरी है। और ई में कह रहा है स्टेट 3 फैक्टर्स दैट द डायरेक्टर्स शुड कंसिडर व्हेन क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बहुत ज़्यादा आता है सवाल कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो क्यों कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है कि एक्सपेक्टेड लॉस हम रिकॉर्ड करें। अगर हम एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम जो है वो अपने इनकम स्टेटमेंट की पोजीशन को और ट्रेड रिसीव की एजिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। बहरहाल मैं आपको ज़रा अलग अलग करके बता दूं। D1 अब D1 में कहता है कि एक्सट्रैक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बता दीजिए जो आपकी चेंज होकर आई है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप बस समझना बात को, जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके ख्याल में निकलेगा जो उसने अभी चेंज करके बताया है 37,100 आपका ट्रेड रिसीव था,
उस पर अगर हम 4% निकाल लें तो वो आएगा कितना, 0, बताओ यार, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, मोबाइल पे करना पड़ेगा। 37,100 इंटू 4%, 1484। 1484। और आपने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1484 आ गया, ये आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आ गया। और उसके बाद आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, जो प्रीवियस आपने निकाला था, कैरी डाउन, ये भी कैरी डाउन निकाला ना 4% पर, वो आपने उस पर निकाला था 742। माइनस करो 1484 माइनस 742, जल्दी से, मोबाइल मेरा टैब की खत्म होने वाली बैटरी। 742। हाँ 742 माइनस करो ना। 742 ही आ रहा है ना सर? अच्छा 742 ही आ रहा है, तो 742 का ही डिफरेंस आ रहा है। यानी कि आपके ख्याल में कैरेट डाउन 742 था। मैं इसको इस तरह समझाऊं, अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहो, ये देखो, ये करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग था 800, अब हम एज पर न्यू पॉलिसी 1484 लिख दें कैरेट डाउन में, तो 800 से बढ़कर ये 1484 हो गया। कहां पर हम इनकम जनरेट कर रहे थे, प्रॉफिट लिख रहे थे, और कहां पर हम एक्सपेंसेस में चले गए, 800 से बढ़कर 1484। तो ये जो एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस आ रहा है, ये कितना आ रहा है देखना, 1484 माइनस 800, 684। 684। 684 जी जी। ये 684 जो है वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के तौर पर चला जाएगा। तो 684 का डिफरेंस है ये असल में जो देखा जाए तो। वैसे तो 742 तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर आ रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको 684 के एक्सपेंसेस में चलेगा। कहाँ पर, तो आप इनकम में जा रहे थे, ये देखें 58 की इनकम में जा रहे थे, तो 684 के आप उसमें चले गए, तो ये तो लॉस दर लॉस हो गया आपका। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि इसके अंदर ये तो आपने डिफरेंस, उसने तो पूछा था डिफरेंस बता दो, हमने डिफरेंस बता दिया भाई, ये रहा। अब उसने क्या पूछा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम ये इंक्रीज कर लेंगे। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हो जाएगा तो जाहिर बात है प्रोविजन फॉर डाउट इंक्रीज हो रहा है, तो अभी मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा कि प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा कि जब आप रिसीवेबल में से माइनस करेंगे ज़्यादा, बैलेंस कैरेट डाउन ज़्यादा माइनस करेंगे, पहले आप 742 माइनस कर रहे थे, अब आप ट्रेड रिसीवेबल में से 1484 माइनस करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट भी और शॉर्ट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कम हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बढ़ जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा जी, और उसके बाद वो कहता है कि चेंज क्यों ज़रूरी है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो एक्सपेक्टेड लॉस हैं शुड बी रिकॉर्डेड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपको वो रिकॉर्ड करना लाजमी होते हैं। अब उसके अंदर जो एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं वो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जगह आप जो भी आप अगर नज़र नहीं आ रहे, जो इनसफिशिएंट कहलाते हैं, जो नज़र नहीं आते, उनको आपको लिखना ज़रूरी होता है, वरना ये वायलेंस होगी आपके प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। बस ये है। और आखिर में क्या पूछा था उसने, अल्लाह भला करे, ये बहुत ज़रूरी यार, ये याद कर लो यार, ये स्टेट 3 फैक्टर्स दैट द कंसिडर व्हेन क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये 3 फैक्टर्स, तो वो तो मैं अभी पीछे से देख के बता रहा हूँ सॉल्व में से ये, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री की नेचर के हिसाब से कहाँ पर आपका क्रेडिट कस्टमर ज़्यादा होते हैं, आपके पैसे का एजिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि यार कम से कम एज में आपको पैसे मिल जाएं, कलेक्शन जल्दी हो जाए। तो वो इंडस्ट्री की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को किस हिसाब से रखते हैं, या फिर अपने मुख्तलिफ कस्टमर्स का पास्ट एक्सपीरियंस होता है आपके पास, पुराने कस्टमर्स
हो जाते हैं तो उनका पता चल जाता है आपको यार ये टाइम पर पैसे देता है या नहीं देता, कितने कस्टमर ऐसे हैं कि जो टाइम पर पैसे देते हैं, कितने लेट देते हैं, और कितने परसेंट ऐसे हैं जो पैसे देते ही नहीं है, तो वो उनको आप बैड डेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। और फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन कह ले सकते हैं या इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो आपको पता है कि यार अभी कंडीशन जो है ज़्यादा बेहतर नहीं है रिकवरी की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, तो आप वो देख लीजिएगा। ये आज हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अच्छा खासा करा दिया है। मैंने कहा था कि जो ऑनलाइन में नहीं आएगा नुकसान उठाएगा भाई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास बाकायदा क्लास होती है। अच्छा भाई यूसुफ असलम अटेंडेंस भेज देना मुझे। यूसुफ असलम है, जी जी सर ठीक है। अटेंडेंस भेज देना बेटा। 12 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट थे आज। ठीक है सर। अभी तो सिर्फ 9 है। सही है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। जी सर, काफी है, काफी है। जी सर, चलो, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कुछ पूछना तो नहीं है अब्दुल्ला मकसूद? नहीं। अरे आज नाराज वराज हो क्या है भाई? खाना नहीं खा सर, रहा हूँ अभी सर। नाश्ता करने जाना है। तो नाश्ता करने जाना है? पढ़ने देखो जाना है। क्या हो रहा है, 1 बज रहा है, नाश्ता करने अयाशियाँ लगी हुई हैं तुम लोगों की। उठा देर से जाना। चलो ठीक है भाई, ऐश करो। चलो अल्लाह हाफिज, जाओ नाश्ता करने।